नमस्कार साथियों, संविधान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। संविधान के तहत ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हमारे संविधान को बनने में किस किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन से एक्ट पारित किए गए और जिनको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है ना, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या हुआ था, पारित हुआ था। और ये क्यों पारित हुआ था? क्योंकि इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना हो चुकी थी, हमारी 1857 की क्रांति, जिसके तहत अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर हमें भारत पे अपने शासन को कंटिन्यू करना है, नियमित रूप से रखना है, हमारे शासन की पकड़ मजबूत रखनी है, तो हमें क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, भारतीयों का सहयोग चाहिए। ठीक है, तो इस क्रम में पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसके तहत मैंने आपको 5 विभिन्न प्रावधान बताए थे, 5 विशेषता बताई थी, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण था। जैसे पहले क्या था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल कर लिया था। ठीक है, तो उसमें क्या किया था इन्होंने कि भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी वायसराय की जो परिषद थी उसको क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, और उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को क्या कर दी थी, एंट्री दे दी थी। तो कौन थे वो 3? एक हमारे, एक तो पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे हमारे सर दिनकर राव। समझ गए आपको, ये क्या थे, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इनको लिया गया था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसको आप इस तरीके से समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमें एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा रहे थे। जैसे भारत में कुछ विरोध हो रहा है, भारतीय कुछ मांग कर रहे हैं अपनी, ठीक है, भारतीयों ने अपनी मांग की और उन्होंने क्या कर दिया, छोटा सा रोटी का टुकड़ा क्या कर दिया, हमें दे दिया। तो इसी क्रम में आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अब कौन सा आया हमारा, फिर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब समझ गए बात? तो ये भी क्या था, ये भी वही है, हमारा परिषद अधिनियम है। तो परिषद अधिनियम है तो कहीं ना क्या करेंगे, परिषद के साथ ही क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। तो 61 वाले में क्या किया था उन्होंने कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को लेना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने कि जो केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पिछले एक्ट में 1861 वाले में बताया था कि बंगाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में तथा पंजाब में क्या है, विधान परिषद का गठन किया गया था। यानी जितने जिनकी उनकी टेरिटरी थी वहाँ पर उन्होंने क्या है, विधान परिषद बना दिए थे। तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में क्या किया था इन्होंने, गैर सरकारी सदस्यों की क्या है, संख्या बढ़ा दी। क्योंकि ये कौन थे, गैर सरकारी सदस्य मुख्य रूप से क्या थे, भारतीय थे। तो भारतीयों की मांग को शांत करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मैं एक चीज़ और रिपीट करूँगा, केंद्रीय विधान परिषद मतलब समझो आज की हमारी पार्लियामेंट या हमारी संसद, और प्रांतीय विधान परिषद मतलब हमारी क्या है, विधानसभा। जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा है, यूपी की विधानसभा है, राजस्थान की, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये गैर सरकारी सदस्यों को क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं, ये सरकारी सदस्यों के रूप में इंडियंस को एंट्री नहीं है, क्योंकि सरकारी सदस्य क्या है, महत्वपूर्ण है, और गैर सरकारी सदस्य क्या है, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन बहुमत किसका रखा, सरकारी सदस्य का। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो सरकारी सदस्य क्या है, पद ही महत्वपूर्ण है, सरकारी सदस्य क्या अपने आप में बहुत क्या है, शक्तिशाली। और दूसरी क्या है कि भाई टोटल जो संख्या थी उसमें भी क्या है, बहुमत किसका रहेगा, सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। समझ गए बात को आप? चलिए, अब एक चीज़ मैं आपको यहीं बताता हूँ। अब जैसे गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कैसे हो रही है, क्योंकि संख्या बढ़ा दी यहाँ पे। ठीक है, जैसे केंद्रीय विधान परिषद है या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो केंद्रीय विधान परिषद मतलब हमारी होगी आज की पार्लियामेंट। तो इसका हेड कौन है, या इसमें सब कुछ का मुख्य रूप से कौन अथॉरिटी है, वाइसरॉय। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, वाइसरॉय करेगा। समझिए बात को आप। और अब ये हमारी होगी प्रांतीय विधान परिषद, यानी कि ये होगी हमारी विधानसभा। तो विधानसभा में कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन डाल दी कि गवर्नर जो प्रांतीय विधान परिषद में किसकी, गैर सरकारी प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर किसकी नियुक्ति कर रहा है, गैर सरकारी सदस्यों की। तो किसकी सिफारिश पर कर रहा है, जमींदार, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। समझ गए आपको? यानी कि प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर किसकी नियुक्ति कर रहा है, गैर सरकारी सदस्यों की। लेकिन किसकी सिफारिश पे सिफारिश चल रही है यहाँ पे, जमींदार की, जिला परिषद की, नगर पालिका की, विश्वविद्यालय की, व्यापार संघ की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, एक इनडायरेक्ट चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि इस एक्ट में थोड़ा बहुत हमें क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या है, समीकरण देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो भारतीय परिषद अधिनियम का एक पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया।
और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि कुछ इन्होंने क्या कर दिया कि बजट पर बहस, बजट मतलब क्या है, हमारी आय और व्यय, तो बजट पर क्या है कि जो भी हमारे सदस्य थे परिषद के, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो या हमारी प्रांतीय विधान परिषद हो, उसमें क्या बजट पर बहस करने के लिए पहली बार क्या है छूट दे दी। आज भी आप देखते हैं कि जब भी हमारा बजट पास होता है तो बजट पर क्या करते हैं, बहस होती है, तो बजट पर बहस की क्या कर दी इन्होंने, कुछ थोड़ी बहुत इनको शक्ति दे दी। दूसरा क्या है, कार्यपालिका या कार्यकारिणी से, कार्यपालिका या कार्यकारिणी से क्या है कि ये भी हमारे सदस्य जो हैं हमारे विधान परिषद के, वो क्या है प्रश्न पूछ सकते थे। समझ गए। आज भी हमारा जब बजट पास होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किससे प्रश्न पूछते हैं, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में कौन होता है, हमारे कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो संबंधित मंत्री जो हैं, मंत्रिमंडल है हमारा, वो क्या थी उस समय की कार्यपालिका या कार्यकारिणी थी। और ये कार्यकारिणी किसी की भी हो सकती है, गवर्नर की भी हो सकती है या वाइसरॉय की भी हो सकती है। समझ गए बात में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, भारतीयों को अधिकार ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। जैसे पहले क्या था, इन्होंने कि 3 लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में लिया था 1861 में, लेकिन अब क्या कर दिया, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन बहुमत किसका था, सरकारी सदस्य का ही था। तो छूट तो ये मिली, लेकिन पकड़ क्या इन्होंने अपनी ही रखी, ठीक है। अब केंद्रीय विधान परिषद में या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइसराय कर रहा है, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में क्या है, जमींदार वगैरह जो भी थे, जमींदार, जिला परिषद, नगर पालिका, इनको थोड़ी बहुत छूट दे दी कि भाई ये सिफारिश करेंगे, उन्हीं की नियुक्ति होगी। चलिए, अब ऐसे ही हमारा परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत कौन सा आया था, 1909 में आया था। अब नामी परिषद है तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, परिषद के अंतर्गत कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं, लॉर्ड मोर्ले जो था वो भारत के राज्य सचिव थे, स्टेट सेक्रेटरी, जो मैंने आपको बताया था, जो किससे आए थे, कौन से एक्ट से आए थे, ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत आए थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे वो क्या थे, उस समय भारत के वाइसरॉय थे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो भाई ये हो गई आपकी केंद्रीय विधान परिषद और ये हो गई आपकी प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद मतलब हमारी आज की विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद मतलब हमारी आज की संसद। तो इसके आकार को क्या कर दिया इन्होंने, बड़ा कर दिया, दोनों के आकार को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे एक दिया है कि केंद्रीय विधान परिषद में इस अधिनियम से पहले 16 सदस्य होते थे, अब कितने कर दिए, ये 60 कर दिए। समझ गए। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में क्या थे, सदस्यों की संख्या क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि 1892 में आकार तो बढ़ाया था, सदस्यों की संख्या की थी, क्या की थी इन्होंने, बढ़ाई थी, लेकिन बहुमत किसका था, दोनों में ही, चाहे प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय हो, प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय हो, बहुमत था सरकारी सदस्यों का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक छूट और दे दी, यहाँ पे छूट ये दे दी कि भाई ठीक है, दोनों के आकार बड़े कर दिए, केंद्रीय विधान परिषद की भी और प्रांतीय विधान परिषद की, ठीक है। इसकी संख्या 16 से 60 हो गई, इसकी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे बहुमत किसका रहेगा, सरकारी का ही रहेगा। पहले भी सरकारी का था, अब भी है, लेकिन इधर क्या है, इन्होंने थोड़ी सी छूट दे दी कि भाई प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, यानी कि बहुमत किसका होगा, गैर सरकारी सदस्यों का होगा। तो ये क्या था कि इंडिया को बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इससे लाभ मिला। समझ गए बात को, ठीक। अब इससे पिछले वाले मैंने आपको बताया था कि क्या करते थे भाई, जो सदस्य थे परिषद के वो क्या करते थे, बजट पे प्रश्न पूछते थे, या फिर क्या करेंगे, कार्यकारिणी से क्या करेंगे, कार्यकारिणी से भी प्रश्न पूछेंगे या बजट पे बहस करेंगे। यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे बजट पे क्या कर सकते हैं, हम संकल्प पारित कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर सार्वजनिक हित के विषयों पर क्या ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। और थोड़ा बहुत क्या था, मत देने का अधिकार मिल गया था। समझ गया बात को। तो वहाँ पे क्या है, बजट पर बहस हो रही थी पिछले वाले एक्ट में और कार्यपालिका से प्रश्न पूछ रहे थे, उसी चीज़ को क्या कर दिया, थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया, उसी की शक्ति यहाँ क्या बढ़ा दी। जैसे बजट पर क्या कर रहे थे, पहले प्रश्न बहस कर रहे थे, अब संकल्प भी पारित कर सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं, मन कार्यकारिणी से, या फिर सार्वजनिक हित के जो प्रस्ताव हैं, विषय हैं, उन पर क्या ले आएंगे, हम प्रस्ताव ले आएंगे। और कुछ क्या था, मत देने का अधिकार मिल गया था। समझ गए बात को आप, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ से बहुत मतलब महत्वपूर्ण लाभ मिले थे अपन लोगों को। तीसरा क्या था, वायसराय की कार्यपालिका परिषद। अब कार्यपालिका परिषद को समझो आज की कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ठीक है। तो जैसे उस समय क्या थे हमारे वायसराय, आज क्या है हमारे प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री की क्या है हमारी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है। तो मंत्रिमंडल में क्या है, अलग अलग मंत्री हैं, जैसे हमारे रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ठीक है, विदेश मंत्री हो गए। समझे बात को। तो वायसराय कौन हो गया, पीएम, और कार्यपालिका परिषद कौन हो गई, हमारी कैबिनेट, ठीक है। तो पहली बार इस एक्ट से हमें किस में एंट्री मिली थी, कैबिनेट में एंट्री मिली थी। किसको,
भारतीय को, पहले प्रथम भारतीय को। बात समझो, अभी तक क्या कर रहे थे, जैसे अभी तक सिर्फ परिषद के अंदर एंट्री दे रहे हैं। परिषद के अंदर क्या है, भारतीय जा रहे हैं। परिषद मतलब आज की हमारी पार्लियामेंट या फिर हमारी क्या है, विधानसभा। लेकिन पहली बार सरकार में, सरकार अर्थात या कैबिनेट में या फिर हमारी कार्यपालिका परिषद में क्या है, किसी भारतीय को एंट्री मिली थी, और वो भारतीय थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझ गए। और ये कौन से बने थे, विधि सदस्य बने थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि आज के ये क्या थे, ये लॉ मिनिस्टर थे। समझ गए बात को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन इसके साथ अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक गड़बड़ और कर दी, यानी कि हमारी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए वो एक समस्याएं ले आए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये सबसे बड़ी समस्या थी, और इसी प्रावधान की वजह से या इसी विशेषता की वजह से हिंदुस्तान कहीं ना कहीं टूटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, क्या चुनाव के अंदर क्या लिया है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जैसे प्रत्याशी जो मुस्लिम होगा वहाँ पे मतदाता भी क्या होंगे, सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, अर्थात मुस्लिम ही क्या करेगा, मुस्लिम के लिए वोट करेगा। समझ गए बात को। सपोज दैट कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, अगर वहाँ से मिस्टर एक्स खान खड़े होते हैं तो वोट सब देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी क्या है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है। या फिर माना कि मिस्टर एक्स शर्मा खड़े हो गए तो उनको भी क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है सब वोट देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया कि खड़े भी होंगे कौन इसी क्षेत्र से, मिस्टर खान साहब, और वोट भी कौन देंगे उनको, मुस्लिम लोग ही। तो ये क्या था, देश की एकता और अखंडता पे बहुत बड़ा क्या था, आघात था। अब आप समझे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो 57 की क्रांति के बाद उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मुस्लिम जो हैं वो लॉयल नहीं है और उनको क्या कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन जब 1885 में हमारी कांग्रेस बनी तो उनको महसूस हुआ कि भाई देखिए हिंदू और मुसलमान क्या है, साथ साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए वो क्या ले आए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान ले आए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का क्या बोलते हैं, या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। समझ गए साथियों। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ। मैंने छोटा ही बनाया है, इसमें सिर्फ 2 ही एक्ट दिखाए हैं आपको। इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, परिषद अधिनियम खत्म हो रहे हैं। अगले एक्ट में क्या देखेंगे हम, भारत शासन अधिनियम 1919 तथा भारत शासन अधिनियम 1935। थैंक यू सो मच, गुड बाय। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको इसी वीडियो में या अगली वीडियो में दूंगा। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।